And welcome to Laws Forum and let's continue our CPC series. तो CPC series में हमारा टॉपिक है plaint and written statement. So let's begin with the introduction of the plaint and written statement. So अगर हम इस टॉपिक में देखेंगे तो दो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है इसमें. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द plaint and the second is the written statement. ओके सो जो रूल 1 to 8 तक है ऑफ ऑर्डर 7 दैट रिलेट्स टू द पर्टिकुलर्स इन द प्लेन. तो ये जो है स्पेसिफिकली जो है वो प्लेन से डील करता है. ओके और यही हम लोग अगर रूल 9 की बात करें तो रूल 9 जो है ये बताता है प्रोसीजर. तो आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी होंगी ओके प्लेंट के लिए. दैन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज. और रूल 11 to 13 जो है ये बताता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट कि किस ग्राउंड पे जो आपका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है. ओके तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है रूल्स का, हमें स्पेसिफिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके सो अगर हम लोग स्टार्ट करें प्लेंट से तो प्लेंट जो है वो कहाँ पर ऑर्डर 7 में जो है अच्छे से बताया गया है कि प्लेंट क्या होता है. लेकिन ये जो है इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है, लेकिन प्लेंट का इन्होंने रेफरेंस ज़रूर दिया है ऑर्डर 7 में, बट इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है सीपीसी में कि व्हाट इज़ प्लेंट. ओके सो अगर हम लोग जनरल टर्म में अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं प्लेंट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है. अब डॉक्यूमेंट किस चीज़ का होता है, क्लेम्स का. तो उसमें सारे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स होते हैं उस डॉक्यूमेंट में, और वो जब हम प्रेजेंट करते हैं सूट में तो वो हमारी सूट क्या होती है, तब सूट स्टार्ट होती है, सूट इंस्टीट्यूट होती है. ओके प्लेंट क्या होगा, एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होगा, डॉक्यूमेंट होगा, जैसे ही हम वो प्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होता है. अब भाई ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है प्लेंट. तो प्लेंट क्या करता है, स्टेट करता है ग्राउंड बताता है अपॉन विच द कोर्ट असिस्टेड टू द कोर्ट. मतलब कि भाई ग्राउंड, ये जो सबसे पहले तो क्या कर रहा है, ये ग्राउंड बता रहा है, किसे बता रहा है, कोर्ट्स को बता रहा है, राइट. एंड इट इज़ द प्लीडिंग ऑफ द प्लेंट. मतलब अब जो भी जो प्लेंटिफ होगा तो उसकी क्या प्लीडिंग्स है, उसके जो क्या कॉज है, वो सारी चीज़ें जो है वो किस में होगी, वो प्लेंट में होंगी. ओके इतना क्लियर होगा कि मीनिंग क्या होता है प्लेंट का. फिर हम बात करते हैं पर्टिकुलर्स. अब पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके प्लेंट में होनी चाहिए. तो ये रूल 1 to 8 में इन्होंने बताया हुआ है. क्या कह रहे हैं कि एवरी प्लेन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. तो ये कुछ 6-7 पर्टिकुलर्स इन्होंने दिया हुआ है जो कि आपके प्लेंट में होना चाहिए. ओके सो द नेम ऑफ द कोर्ट. सबसे पहले आप कोर्ट का नाम होना चाहिए जिसके पास आप आपका सूट लेके जा रहे हो, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस. किसका, प्लेंटिफ का. तो प्लेंटिफ का क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. दैन सेम विथ डिफेंडेंट. तो डिफेंडेंट का भी नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंट. फिर हम बात करें तो फोर्थ चीज़ है द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, अगर वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो उस चीज़ का स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि माइनर है या अनसाउंड पर्सन है कोई. दैन द फिफ्थ क्या कह रहा है पर्टिकुलर्स हमारे, द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन. तो मेन जो कॉज ऑफ एक्शन क्या है भाई प्लेंटिफ का, वो कोर्ट के सामने आपको आपके प्लेंट में बताना है. दैन ऐसे फैक्ट जो शो कर रहे हैं कि भाई हाँ इस कोर्ट का जो है जूरिडिक्शन जो है इसमें करके, तो ये आपको ये भी बताना है इस प्लेंट में. दैन अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जूरिडिक्शन एंड द कोर्ट फीस. ओके तो ये 7 पर्टिकुलर्स हमने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद भी ऐसे और बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव. अगर कोई भी चीज़ एग्जॉस्टिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है जो जहाँ इतनी मेंशन की है कि सिर्फ उतना ही हो, नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ओके और पर्टिकुलर्स की बात करें तो जो आप रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हो ना, तो वो भी मेंशन होना चाहिए आपके प्लेंट में, राइट. एंड वेयर द प्लेंटिफ फाइल अ सूट द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, जो एक्चुअल आपका जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है जो है वो भी आपको प्लेंट में जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है. दैन वेयर द प्लेंटिफ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिक्विश द पोर्शन ऑफ हिज क्लेम अमाउंट सो अलाउ. मतलब अगर यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो चाह रहा है कि कुछ ऐसा पोर्शन है वो क्लेम का जो वो क्लेम नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो वो भी आपको बताना है इसमें. दैन अगर सूट जो है आपका फॉर रिकवरी ऑफ मनी है तो आपको एक प्रिसाइज अमाउंट बताना, उसमें क्लेम करना पड़ेगा. दैन अगर नेक्स्ट अगर पर्टिकुलर्स की बात करें, सो वेयर द सूट इज़ फॉर द अकाउंट ऑफ अ
इमेंस प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया कि लेट से कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी पे इलीगली जो है किसी और का पोजीशन है, तो अगर आपको वो राइट्स वापस चाहिए, ठीक है, और जो भी आपको अभी तक लॉस हुआ है उसके उसके लिए, तो क्या करेगा, कंपनसेशन मिलेगा। दैट इज़ अ, ये पॉइंट जो बात कर रहा है, ठीक है। देन हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आपको जो है प्रॉपर्टी को सफिशेंटली, जो एक आइडेंटिटी होती है जैसे बाउंड्री हो गई या सर्वे नंबर है, वो प्रॉपरली आपके प्लेंट में जो है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो है ग्रे एरिया इसमें नहीं होना चाहिए आपके प्लेंट में। दैन नेक्स्ट कह रहा है पर्टिकुलर्स हमारा प्लेंट का कि जो इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी जो है डिफेंडेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट फाइल करता है, अब रिप्लाई में जो डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा ऑब्वियसली। दैन लास्ट अब पर्टिकुलर्स है कि अगर क्या होता है, अगर आपका जो सूट है अगर वो टाइम बार्ड है एंड द ग्राउंड अपॉन विच द एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज क्लेम, तो आपको ये भी इसमें अगर बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से जो एग्जेम्पशन है जो कि आप इसमें जो है अवेल कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्लेंट में अच्छे से डिटेल में जो है वो मेंशन होनी चाहिए। ओके।